मिसेस पारोमिता सेन। अहोना, डिनर रेडी है, खाना खाने आ जाओ। अहोना, आ रही हूँ। जब भी मैं फैशन शोज देखने बैठती हूँ, माँ हमेशा बुलाती रहती है। मुझे बिल्कुल भी सोच छोड़ के जाना अच्छा नहीं लगता। इस घर में तो कुछ भी खुद की मर्जी से कभी कर ही नहीं पाती हूँ। अहोना डिनर टेबल पे बैठकर खाना खाते खाते फिर से टीवी पर फैशन शोज देखने लगी। अहोना, अभी बंद कर ये सब, तुम्हारे पापा अभी आते ही होंगे। अहोना को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। अहोना शोज देखती रही। ठीक उसी वक्त मिस्टर रंजन सन वहाँ पर पहुँचे। वो हाफ नेकेड मॉडलों को टीवी पर देखते हुए बहुत गुस्सा हो गए। कितने बार बोला है ऐसे सोच मत देखा करो। ऐसे मॉडल्स को देखकर क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? कितने बार समझाना पड़ेगा कि ये सब चीज हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में नहीं चलता। मिस्टर सेन ने रिमोट को पूरी तरीके से तोड़ डाला। उस रात अहोना छत पे जाके रोती रही। ये छदी तो थी जो अहोना की दिल को पूरी तरीके से समझती थी। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, लंबी भी हूँ, मेरी स्किन टोन कितनी अच्छी है और मेरी फिगर भी कितनी टोन है। इतना सब तो है मेरे पास, पर क्या मैं कभी भी एक मॉडल बन पाऊंगी? ठीक उसी वक्त 2 घरों के बाद अहोना ने तनु को देखा। मोची यानी शूमेकर रमेन तनु के पास आए और बोले, बेटी, खाना खाने नहीं चलोगी? चलो अब उठो, खाना खा के फिर पढ़ने बैठ जाना। बाबा अब जाओ, मैं आ रही हूँ। बाबा, चैटर्जी अंकल की दुकान से मुझे ये किताब मिला है और आप तो जानते ही हो ना कि दुकान खोलने से पहले कल सुबह मुझे ये किताब उनको लौटाना है। आप तो जानते ही हो ना हमारे पास पैसे नहीं होते, इसलिए अंकल दुकान बंद करके मुझे किताब पढ़ने के लिए देते हैं और मुझे फिर सुबह लौटाना पड़ता है। बाबा, मैं पढ़ाई खत्म करके ही आऊंगी, आप जाओ। बेटी, मुझे सब पता है। तुम्हारे बाबा इतने बेबस है कि तुम्हें बहुत सारे किताब भी खरीद कर नहीं दे सकते। बाबा, मुझे पढ़ना पसंद है, बहुत कुछ जानना है, इसीलिए अंकल के पास से किताब लेके आती हूँ। पर आप दिल छोटा मत कीजिए, आपने तो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी तोहफा दिया है और वो है आजादी। इससे बड़ी तोहफा और कुछ हो सकता है भला? रमेन ने बेबस आंखों से अपने बेटी के सर पे हाथ रखा और उसको जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वक्त गुजरता रहा। अहोना अपने कॉलेज में दिन ब दिन फेमस होती जा रही थी। उसने कोलकाता में मॉडलिंग करियर शुरू किया। अहोना मॉडलिंग के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा थे। वो जो कुछ भी कर रही थी वो अपने परिवार से छुपाते हुए कर रही थी। कॉलेज स्ट्रीट में एक दिन मिस्टर सेन के पैर के जूते की सिलाई खुल गई। मिस्टर सेन रमन के पास आकर जूते की मरम्मत करने लगे, पर मिस्टर सेन चौंक गए क्योंकि रमन की जगह उनकी बेटी तनु जूते की सिलाई करने लगी। ये हो क्या रहा है? असल में मेरे हाथ में बहुत दिन पहले चोट लगा था। तब से मेरे इस हाथ पे कोई जोर नहीं है, इसीलिए तनु मेरे काम में मदद करती है। तनु कितनी बड़ी हो गई है, उसकी तो शादी की उम्र भी हो गई है। नहीं सर जी, मेरी बेटी उसका खुद का एक पहचान बनाना चाहती है। तनु मॉर्निंग कॉलेज में पढ़ती है। मिस्टर सेन ने रमन को बीच में ही टोक के बोला, तनु कितनी भी पढ़ ले या फिर जो भी कर ले, आखिर में तो शादी ही करना है उसको। उसको घर का कामकाज सिखाओ। इन सब पढ़ाई और कॉलेज में वक्त बर्बाद मत करो। तनु अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। क्या सिर्फ मर्दों को ही अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है? आज के समय में जहाँ लड़कियाँ नासा तक काम कर रही है, वहाँ आपके इन बातों का क्या मतलब? आजकल की लड़कियाँ तो सब कुछ कर सकती है। मर्द जाति के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आप जैसे लोग नारी शक्ति की उन्नति क्यों नहीं देख सकते? तनु शांत हो जाओ, ये क्या बोल रही हो? रमन बाबू एक बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर है। मर्द और औरत सबका समान अधिकार है। हाँ, पता है, समाज में जिसके पास पैसा है उसका ही नाम है, लेकिन किस्मत कभी भी पलट सकती है। पैसा आज नहीं है पर कल जरूर आएगा, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। बस बहुत हो गया, अब बस भी करो। नहीं बाबा, मिस्टर सेन की बातें गलत है। किसी को भी ये हक नहीं है दूसरों को इस तरीके से अपमान करने का। मिस्टर सेन गुस्से से वहाँ से निकल गए। रमेन भी वहाँ से चला गया। सुजॉय
कॉलेज स्ट्रीट में रवीन के दुकान के पास चाय बनाता था। वो बहुत देर से सबके बातें सुन रहा था। जब उसकी दुकान की भीड़ थोड़ी सी हल्की हुई, वो तनु से मिलने आया। तनु, तुम ये किताब पढ़ो। तुम्हें तो पता ही है कितने लोग चाय पीते पीते मेरे दुकान में किताब पढ़ते हैं। कोई ये किताब छोड़ के गया है। बहुत दिनों से ये पड़ा है दुकान में। तुम ये किताब पढ़ लो। तुम जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, पर ये किताब जरूर पढ़ना। सुजॉय जाते जाते अपने मन ही मन में बोलता रहा। मुझे पता है तुम्हारा जो ये आत्मविश्वास है यही तुम्हारा सपना पूरा करेगा। कॉलेज स्ट्रीट में बहुत सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपने पिता की मदद करने के लिए नहीं आती हो। तुम यहाँ आती हो उन सारे लोगों की बातें सुनने जो हमेशा उन्नति के बारे में बातें करते हैं, जिंदगी में कुछ बनने की बातें करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करो, और तुम जिंदगी में जो पाना चाहते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये भरोसा है मेरा तुम पर। मेरे इस दिल को पता है कि तुम ये जरूर कर सकती हो, क्योंकि ये दिल तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मिस्टर सेन अपने ऑफिस के कंजर्वेटिव मेंटालिटी में और भी ज्यादा फंसते चले जा रहे थे, और अहोना बहुत मुश्किल से सबसे छुपकर ऑडिशन देने निकल पड़ी। ऑडिशन में अहोना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अहोना बहुत ही खुशी खुशी घर के अंदर जा रही थी। अचानक से मिसेस सेन के साथ वो टकरा गई, और उसी वक्त अहोना के मॉडलिंग के सारे फोटोज बैग से गिरकर जमीन पे आ गिरे। और ठीक उसी वक्त मिस्टर सेन घर पे पहुंचे। मिस्टर सेन के ऊपर जैसे पूरा आसमान टूट पड़ा। उन्होंने अहोना से सारे फोटोज लेके गैस में जला दिया। पूरे 1 महीने तक मिस्टर सेन अहोना से बात नहीं किए। दिन निकलता गया। तनु ग्रेजुएट होके सरकारी नौकरी के इम्तिहान देने लगी, और रिश्तेदार अहोना के घर में लगातार आते रहे। सब अहोना को सलाह देने लगे कि उसे नौकरी की तैयारी करनी चाहिए या फिर हायर एजुकेशन के लिए कोशिश करनी चाहिए। कुछ तो ये भी बोलने लगे कि अहोना को शादी कर लेनी चाहिए। इन सब के बीच अहोना की जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती जा रही थी। किसी ने भी अहोना के दिल की बात समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी उसके सपनों को समझने की कोशिश नहीं की। एक दिन अहोना उसके बॉयफ्रेंड मृणाल को बोली, मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ मुंबई जाना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोल रही हो ये सब? तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? मैं अभी सिर्फ एक ग्रेजुएट हूँ। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। चलो फिर शादी कर लेते हैं। तुम मुंबई में कुछ काम ढूंढ लेना, और मैं मुंबई में अपना सपना पूरा करूंगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो। तुम सिर्फ अपने सपनों के बारे में ही खाली सोचते हो। मैं तुम्हारे साथ अभी मुंबई नहीं चल सकता, और मैं मुंबई में आकर कुछ भी काम नहीं कर सकता। हमारे बीच जो कुछ भी था, क्या वो सब झूठ है? यानी हमारे बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ जिस्मानी था, कभी कोई मन का रिश्ता बना ही नहीं। एक लंबे समय के लिए वहां पर खामोशी छा गई। 5 साल बाद अहोना चिल्लाने लगी, बुबुई! अहोना बुबुई के पीछे भागती रही। अहोना, तुम्हें कितने बार बोला है कि मैं जब ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ तो बुबुई को मेरे पास से दूर लेके जाना। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम पूरा दिन करती क्या हो। तुम्हें तुम्हारी बच्चे और पति का किसी का भी ख्याल रखना नहीं आता। अहोना की शादी रजत से हुई थी। रजत ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अहोना दरवाजे की तरफ देखती रही। जब आपकी आवाज नहीं निकल रहा हो, पर आंखों से सिर्फ दर्द के पानी निकल रहा हो, तो पता चलता है कि दर्द कितना गहरा है। अचानक पड़ोस में बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। अहोना बुबुई को अपनी गोदी में बिठाकर उस घर की ओर निकल पड़ी। अहोना पड़ोसी के उस घर पे जाके देखी कि एक हाउसवाइफ ने गले में रस्सी बांध के आत्महत्या कर लिया। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए। थोड़ी देर में पुलिस आके सब कुछ संभाल लिया। थोड़ी देर बाद तनु वहाँ पहुंची और मृत शरीर की जांच पड़ताल शुरू किया। तनु मैम, हम सारे नमूने इकट्ठे कर लिए। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैडम, मरने वाले की पति और उसके सारे घर वाले भाग गए। सबको ढूंढो और गिरफ्तार करो। थोड़ी देर बाद
तनु अपने आप बोलने लगी। पता नहीं और कितने सारे हरे भरे ताजा प्राणों की बलिदान देना पड़ेगा। हम लड़कियां कितने भी आगे बढ़ ले, इस समाज की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, बहुत सारे औरतों को इसी तरह से शायद दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तनु आसमान की ओर देखती रही अपनी शिकायत भरी आंखों से और मन ही मन बातें करने लगी। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। ये दुनिया बदलेगी, हमारा ये समाज भी एक दिन बदलेगा। हम औरत और मर्द सब एक साथ मिलके इस दुनिया को बदलेंगे, क्योंकि हमने समाज को बनाया है, समाज ने हमको नहीं बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये समाज एक दिन जरूर बदलेगा और उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। ठीक उसी वक्त अहुना की सास चिल्लाने लगी। अहुना भागते हुए घर पे पहुंची और घर का काम काज करने लगी। अहुना आज भी रात को छत पे जाके खड़ी रहती है और खुद के साथ बातें करती है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि उसका घर बदल गया, पिता से पति का घर बन गया। अहुना अपने आप से बातें करने लगी। आज भी मेरी खामोशी इन छत पर गूंजती रहती है। तनु आज एक बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन गई है। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, पर तनु को जो चीज खास बनाती थी वो है उसकी जलती हुई आग। तनु जिस माहौल में रहती थी वहाँ उसका सपना पूरा होना मुमकिन नहीं था, लेकिन उसने उसका सपना पूरा किया, क्योंकि उसने उसके आसपास के माहौल को ही बदल डाला था। तनु रोज कॉलेज स्ट्रीट जाती थी अपने बाबा की मदद करने के लिए, लेकिन उसका दिमाग हमेशा उन लोगों की बातों में ही रहता था जो जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें करते थे। उसकी कभी न हार मानने की उत्साह उसकी मानसिक स्थिति को हमेशा शक्ति देती थी, और आज नतीजा वो अपने सपनों को जी रही है। तनु जिस माहौल में रहती थी वहाँ उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था, पर तनु उस माहौल से निकलकर कॉलेज स्ट्रीट के उस माहौल में खुद को ऐसे ढाला कि उसका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल गया और वो आज एक पुलिस ऑफिसर बन गई। तनु कर पाई, पर मैं नहीं कर पाई। एक लंबी खामोशी के बाद अहुना फिर से रात के काले बादलों को देखने लगी और अपने आप बातें करने लगी। हाँ, मैं नहीं कर पाई। मैं अपनी कॉन्जर्वेटिव फैमिली की मानसिकता नहीं बदल पाई। मैं अपनी बॉयफ्रेंड की मानसिकता भी नहीं बदल पाई। मैं अपनी खुद की मानसिकता भी नहीं बदल पाई। मैं इस छोटी सी मानसिकता वाले माहौल से निकल ही नहीं पाई। अगर मेरे घर वाले की मानसिकता थोड़ी ऊंची होती तो शायद मेरी जिंदगी आज थोड़ी बेहतर होती। मुझे शायद अपने सपनों के लिए थोड़ी और ज्यादा कोशिश करना चाहिए था। तनु नहीं हारी, पर मैं हार गई। सुजॉय कोलकाता के चित्तरंजन एवेन्यू की पुलिस स्टेशन में चाय देने आता है, क्योंकि चाय देने के बहाने वो तनु को एक दफा देख पाता है। तनु ने एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिसर से शादी कर ली। तनु हमेशा अपने परिवार के हालातों से लड़कर कुछ बड़ा करना चाहा, इसलिए उसने गवर्नमेंट ऑफिसर को अपने हस्बैंड के रूप में चुना। सुजॉय ने तनु को कभी नहीं बोला कि वो तनु से कितना प्यार करता है। सुजॉय बहुत खुश था कि तनु ने अपने सपनों को पूरा किया और उसे अपनी मर्जी का हमसफर भी मिल गया। सुजॉय सोचता रहा, जिसको आप प्यार करते हो उसको हमेशा हंसते हुए देखना ही शायद सच्चा प्यार है। तनु छोटी सी मानसिकता वाली परिवेश से निकल आई थी। वो अपनी खुद की किस्मत खुद लिखना चाहती थी और वही हुआ। इसलिए वो हमेशा से कोशिश करती थी कि थोड़ी ऊंची मानसिकता वाली लोगों के आसपास रहे, और उसकी यही कोशिश उसकी कामयाबी की कारण बन गई। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अहुना जैसी लड़कियां सिर्फ शारीरिक तौर से विक्टिम नहीं होती है। जब अहुना जैसी लड़कियों का सपना छीन लिया जाता है तो वो सारी लड़कियां की
आत्मा भी मर जाती है। कॉलेज की वो हंसती खिलती लड़की जो अपनी जिंदगी की पन्ने में खुद रंग भरना चाहती थी, समाज के छोटे मानसिकता वाले लोगों ने उसका सपना ही छीन लिया था। अहोना अभी एक जिंदा लाश की तरह जीती है। क्या ये हत्या नहीं है? समाज के उन सारे लोग जो कभी अपनी छोटी सोच से बाहर निकलकर थोड़ी सी भी उन्नति नहीं अपना सकती है, क्या वही लोग अहोना जैसी लड़कियों की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं होती? नारी जाति बहुत सारी क्राइसिस से लड़ती रहती है, कभी पैसों की, तो कभी ज्ञान की, तो कभी आज़ादी की। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां हैं जो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं। उन लोगों की परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोगों के नेगेटिव मेंटलिटी की वजह से। पुराने ख्यालातों को छोड़ो और नई उमंग भरी सोच को अपनाओ। सोच तो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी खुशी और हंसी के साथ सारे सपनों को पूरा करने की ताकत रखे, ना कि आपको गटर में जाके गिराए। सोच के देखिए, शायद तब तक बहुत देर ना हो जाए।